अब हम देखते हैं कि जो रैशनल या जो प्रिंसिपल है डाइंग डिक्लेरेशन का वो क्या है। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है आर वर्सेस वुडकॉक 1789 का। इसको कहते हैं, इसको कहा गया है फाउंडेशनल क्रिमिनल लॉ केस ऑन डाइंग डिक्लेरेशन। ये एक फाउंडेशनल क्रिमिनल लॉ केस है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। इसमें कहा गया कि डाइंग डिक्लेरेशन इज ट्रस्टवर्दी because impending death removes all motive for falsehood, providing a solemn guarantee of truth। यानी डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो ट्रस्टवर्दी होता है, वो विश्वास पात्र होता है। क्यों होता है? बिकॉज जो व्यक्ति मर रहा होता है वो उसकी मृत्यु के जो कारण होते हैं, मरने से पहले के कुछ मोमेंट्स होते हैं, वो जितने भी मोटिव होते हैं झूठ बोलने के, वो सारे के सारे हटा देता है। वो जो मोमेंट ऑफ डेथ है, जिसको एक वर्ड इस्तेमाल होता है सकरातुल मौत या मरजुल मौत, कि व्यक्ति अपने डेथ बेड पे है, कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया है या सडन कॉज ऑफ डेथ, SpO2 डिप कर गया, कुछ भी, मतलब फॉर एनी मेडिकल रीज़न, अब वो अपने लास्ट मोमेंट्स में जी रहा है। तो जो इम्पेंडिंग डेथ है वो जितने भी मोटिव होते हैं झूठ बोलने के, फॉल्सहुड के, उनको रिमूव कर देता है। और जब वो बोलता है तो वो ऐसा लगता है कि वो इट बिकम्स सॉलम गारंटी ऑफ ट्रुथ, कि जो भी वो व्यक्ति बोल रहा है वो सच बोल रहा है। फर्दर यहाँ पे ये भी बोला गया कि व्हेन अ पर्सन इज एट द पॉइंट ऑफ डेथ, यानी जब कोई व्यक्ति अपने मृत्यु के करीब होता है, कुछ क्षण रह गए हैं, कुछ मोमेंट्स रह गए हैं, कुछ लम्हे रह गए हैं उनके मरने से पहले, when the person is at the point of death and when every hope of this world is gone, यानी अब मरने से पहले, I know it is very what to say, I don't have words for that, but ये कुछ ऐसे सिचुएशन है लाइफ की, रियलिटी है जिससे आप और मैं भाग नहीं सकते हैं। मुझे भी मरना है, आपको भी मरना है, और ये चीज़ एक्सपीरियंस से ही हम समझ सकते हैं कि वो मोमेंट कैसा होता है। लेकिन जितना भी हम लोगों ने सुना हुआ है अपने बड़ों से, अपने एल्डर्स से, कि वो जो मोमेंट होता है मरने का वो बहुत ही पेनफुल होता है, इंसान बोल नहीं पाता है। तो वहाँ एग्जैक्टली उसको इस केस में जो जज ने जो बोला है वो ये बोला है कि व्हेन अ पर्सन इज एट द पॉइंट ऑफ डेथ, मरने के करीब है, एंड व्हेन एवरी होप ऑफ दिस वर्ल्ड इज गॉन, यानी अब कोई होप नहीं है, कोई भी डॉक्टर, कोई भी अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल कहीं पे ले जाओ, अब वो बचने वाला नहीं है, देन द वेरी मोटिव ऑफ फॉल्सहुड इज साइलेंस्ड। यानी अब उसके पास कोई मोटिव नहीं है झूठ बोलने का, अब उसके पास कोई मोटिव नहीं है किसी को फंसा देने का, किसी के साथ बुरा करने का, क्योंकि जो मोटिव था वो अब खत्म हो रहा है। ये मॉर्टल वर्ल्ड, ये टेम्पररी वर्ल्ड, ये टेम्पररी लाइफ टाइम खत्म हो रही है। अब वो व्यक्ति मरने वाला है, अब वो अपने क्रिएटर से मिलने वाला है। तो ये एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल है, ये जो केस है आर वर्सेस वुडकॉक का 1789 का। अब हम एक और एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, नॉर्मली कोई भी एविडेंस जो होता है वो रूल, एज अ जनरल रूल, एज अ जनरल मैटर ऑफ प्रैक्टिस, ये है कि एविडेंस मस्ट बी द बेस्ट एविडेंस शुड बी गिवन। यानी कोर्ट में जब भी आप किसी एविडेंस को देते हैं तो द एविडेंस शुड बी बेस्ट एविडेंस। सेकंड, एविडेंस शुड बी डायरेक्ट, इट शुड नॉट बी हियरसे एविडेंस एडमिसिबल और रेलेवेंट नहीं माना जाता है। लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन बेसिकली एक्सेप्शन है हियरसे एविडेंस का। डाइंग डिक्लेरेशन को एज एक्सेप्शन रखा गया है हियरसे एविडेंस, कि जब जहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन की बात होती है तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उसको कंटेंट नहीं किया जाएगा कि दिस इज़ हियरसे एविडेंस, और डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिसिबल माना जाएगा। अब हम समझते हैं कि फॉर्म ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन क्या हो सकता है, किस तरीके से डाइंग डिक्लेरेशन को दिया जा सकता है। तो सबसे पहले बात आती है कि इट कैन बी मेड टू एनी पर्सन, ये किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। ये किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसमें डॉक्टर हैं, मैजिस्ट्रेट हैं, फ्रेंड हैं, नियर रिलेटिव हैं, पुलिस ऑफिसर हैं। लेकिन इन पर्सन्स में, इन व्यक्तियों में जो सबसे रिलायबल हैं वो डॉक्टर हैं और मैजिस्ट्रेट हैं। आइडियली जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है वो मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में रिकॉर्ड करना होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फ्रेंड होते हैं या नियर रिलेटिव होते हैं या पुलिस ऑफिसर होते हैं, तो इन्होंने भी कोई डाइंग डिक्लेरेशन अगर रिकॉर्ड किया है तो उसको आउटराइटली एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस
कोर्ट डिसमिस नहीं करती है, उसको ऑन मेरिट स्क्रूटनाइज करती है और देखती है कि क्या वो जेन्युइन डाइंग डिक्लेरेशन है या नहीं है। इस पे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, उन पे हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि जो मरने वाला व्यक्ति है वो अगर बोल सकता है तो वो बोल देता है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती हैं कि जो व्यक्ति मर रहा होता है वो मरने के समय की जो पीड़ा है, जो तकलीफ़ है, जो पेन है उसे, उसमें वो बोल नहीं पाता है। तो क्या वो गेस्चर्स के थ्रू बोल सकता है? इस पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट केस है क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला का। क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला के केस में जो फैक्ट्स हैं वो ये होते हैं कि जो विक्टिम होती है उसका गला कटा होता है और वो बोल नहीं पाती है, और बोल नहीं पाने के कारण वो अपने गेस्चर्स से, फिंगर्स से इशारा करके विक्टिम की अक्यूज की तरफ इशारा करती है। तो इसको ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने होल्ड किया है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो थ्रू विजिबल साइंस एंड गेस्चर्स भी हो सकता है। अब जब हम एक फ्रेंड की बात करते हैं तो वहाँ पे भी एक रिलेवेंट केस है। ये है स्टेट ऑफ असम वर्सेस एम अहमद 1983 का केस, जिसको बहुत फेमसली वाइफ बर्निंग केस भी मानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो वाइफ होती है उसके उस बर्न इंजरीज होती हैं, उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, और एलिगेशन जो होती है वो हस्बैंड पे होती है कि हस्बैंड ने वाइफ को जला के मारने की कोशिश की, साजिश की, षड्यंत्र रचा, और इस कारण से वो इस सिचुएशन में पहुंची है। जब वो लेडी जो अपने बर्न इंजरीज की वजह से हॉस्पिटलाइज हुई थी, वो अराउंड 8 से 10 दिन तक हॉस्पिटल में रहती है और वो बोलने की कंडीशन में रहती है, लेकिन फिर भी वो एक बार भी नहीं बोलती कि मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ ऐसा किया। वो कहीं पे भी ये गेस्चर, विजिबल साइन, विजिबल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा नहीं बोलती। लेकिन एक समय पे एक अंकल, जो वो लेडी है उसके अंकल आते हैं, और उनके आने के बाद तुरंत वो बोलती है कि जो भी मेरे बॉडी पे बर्न इंजरीज हुए हैं उनका कारण ये है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मारने की कोशिश की है। वहाँ पे कोर्ट ने ये होल्ड किया कि ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है इसको हम जेन्युइन ऑथेंटिक नहीं मान सकते हैं, क्योंकि एक डिले आया है, और ये बेसिकली एक आफ्टर थॉट है कि अंकल के आने के बाद जो हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि पट्टी पढ़ा दी गई। तो उसी तरीके से कोर्ट ने इस पॉइंट पे होल्ड किया कि यहाँ पे जो लेडी बोल रही है ये प्रॉपर डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है। अब हम देखते हैं कि क्या कोई पुलिस ऑफिसर जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो उसकी वेरासिटी, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, और उस पर रेलेवेंट केस लॉ क्या है। इस पे एक रेलेवेंट केस लॉ है 2022 का, विच इज़ स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय एलियस पांडव राय 2022 का। और जो बेंच बैठी थी ये जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ एंड जस्टिस हेमा कोहली की बेंच बैठी थी। इस पे जो मेन कंटेंशंस थे कि जो डाइंग डिक्लेरेशन पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्ड किए हैं क्या उनको एज ऑथेंटिक माना जा सकता है, उनको एडमिसिबल माना जा सकता है, उन पर अलाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो इस स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय एलियस पांडव राय के फैक्ट्स इस तरीके से हैं कि विक्टिम जो होती है वो एक महिला होती है, उसके साथ रेप होता है, और रेप करने के बाद जो अक्यूज्ड है उस महिला पे केरोसिन, जो हम किरासन का तेल कहते हैं, उसे छिड़ककर उसको जला के मारने की कोशिश करता है। बहुत सीरियस बर्न इंजरीज आती हैं। विक्टिम की जो फैमिली है वो आग बुझाने के क्रम में और आग बुझाने के बाद जो महिला है उसको लेके हॉस्पिटल रश करती है। हॉस्पिटल में वो इमरजेंसी वार्ड में जब जाती है तो उस एरिया के जो स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं, एसएचओ थाना अध्यक्ष महोदय जो हैं, वो वहाँ पहुँचते हैं, और पहुँचने के बाद विक्टिम का फ़र्द बयान पूरा रिकॉर्ड कर लेते हैं सेम डे। और विक्टिम जो है, जो महिला है, वो पूरी स्टोरी डिटेल में बताती है। अब जब ये सारी बात होती है तो जब मामला न्यायालय में पहुंचता है, कोर्ट में पहुंचता है, तो ट्रायल कोर्ट जो है पूरा ट्रायल चलाने के बाद ये पाती है कि अक्यूज्ड के अगेंस्ट, अभियुक्त के विरुद्ध जो विक्टिम है
उसका स्टेटमेंट जो है बेसिकली डाइंग डिक्लेरेशन है, और इस डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे उसको कन्विक्शन होती है, कन्विक्ट कर दिया जाता है अक्यूज। बट अक्यूज जो है वो हाई कोर्ट में अपील लगाता है। अपील में जो मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन जिस पे कन्विक्शन के अगेंस्ट वो मूव करता है, अपील करता है, वो ये कहा जाता है कि ये जो पूरा डाइंग डिक्लेरेशन है ये पुलिस ने रिकॉर्ड किया है और इसलिए इसको इनएडमिसिबल मानना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो पॉइंट रखा जाता है और जो अक्यूज है उसको अक्विट कर देती है हाई कोर्ट। फर्दर मामला अपील में जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट पाती है, और मैं ये वर्बेटिम आपको कोट कर देता हूँ जजमेंट में जो होल्ड किया गया, कि इट वॉज हेल्ड दैट डाइंग डिक्लेरेशन डज नॉट बिकम इनएडमिसिबल मेयरली बिकॉज इट वॉज रिकॉर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर। नॉर्मली क्या होता है कि हम इनएडमिसिबल मान लेते हैं, क्यों भाई? क्योंकि पुलिस ऑफिसर ने प्रेशर बनाया होगा, पुलिस ऑफिसर ने गलत कर दिया होगा, पुलिस ऑफिसर ने झूठा बयान ले लिया होगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू को नकारते हुए, निगेट करते हुए, ऑनरेबल डिवीजन बेंच जो थी सुप्रीम कोर्ट की, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ एंड जस्टिस हेमा कोहली की, उन्होंने कहा कि डाइंग डिक्लेरेशन खुद में इनएडमिसिबल नहीं हो जाता सिर्फ इस कारण से कि पुलिस ऑफिसर ने इसको रिकॉर्ड किया है, और जो भी डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करेगी पुलिस, वो एडमिसिबल है या नहीं है ये हर एक केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा, और सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्ड किया है वो डाइंग डिक्लेरेशन इसलिए वो इनएडमिसिबल है। दैट विल डिपेंड ऑन पर्टिकुलर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो डिसीज्ड महिला है उसका जो स्टेटमेंट है वो पूरे क्रम को, पूरे ट्रांजैक्शन को बताता है कि उसने बर्न इंजरीज कैसे सस्टेन की, किस वजह से की, क्योंकि मिट्टी का तेल, किरासन तेल उस पर ढाला गया और उसको जलाने की कोशिश की गई, और उसको वो बर्न इंजरीज उसने सस्टेन किया, और वो क्यों हुआ, ये पूरा क्रम क्यों हुआ, उस पर मिट्टी का तेल क्यों डाला गया, उसको मारने की कोशिश क्यों की गई, क्योंकि उससे पहले अक्यूज ने उसका रेप किया था और इस रेप करने के बाद उसको मारना चाहता। तो ये एक ट्रांजैक्शन बनता है, और ये बेसिकली जो उसने फर्द बयान दिया था वो एक पूरा डिस्क्रिप्शन बन जाता है ऑफ द सर्कमस्टांसेस। द एंटायर फर्द बयान जो उसने विक्टिम ने दिया और पुलिस ने रिकॉर्ड किया, वो बन जाता है पूरे का पूरा एक डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन विच रिजल्टेड इन हर डेथ। तो इस वजह से जो बेंच थी वो सेटिस्फाई हुई कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो वॉलेंटरी है और वो ट्रू है, वो सत्य है। अब हम समझते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन का एविडेंशियली वैल्यू क्या है। इसको समझने के लिए हम दो इम्पॉर्टेंट केसेस देखेंगे और समझेंगे कि इसकी एविडेंशियली वैल्यू क्या है। पहला केस है कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1958 का। इसमें कहा गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि डाइंग डिक्लेरेशन इज अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस, इट इज अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस, एंड कोर्ट ने फर्दर ये कहा कि एक रिलायबल, कंसिस्टेंट एंड वॉलेंटरी डाइंग डिक्लेरेशन कैन फॉर्म सोल बेसिस फॉर कन्विक्शन। डाइंग डिक्लेरेशन बेसिकली एक सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस है, और अगर कहीं पे भी ऐसा होता है कि कोई भी साक्ष्य ना हो, कोई भी एविडेंस ना हो, बस एक डाइंग डिक्लेरेशन हो, तो कोर्ट देखेगी कि क्या ये डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो रिलायबल है, कंसिस्टेंट है, और क्या ये वॉलेंटरी, स्वतः दिया गया हुआ है। तो उस सिचुएशन में अगर कोर्ट देख लेगी कि ये वॉलेंटरी है, कंसिस्टेंट है, रिलायबल है, तो ये डाइंग डिक्लेरेशन सोल बेसिस बन जाएगा कन्विक्शन के लिए। वैसे सिचुएशन में एक दूसरा लैंडमार्क केस है, ये है संपत बापसो काले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। संपत बापसो काले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2019 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डाइंग डिक्लेरेशन मस्ट बी कंप्लीट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द डिक्लेरेंट, एंड इफ आफ्टर मेकिंग सब स्टेटमेंट्स he or she, that means the declarant, is about to state something again but dies, then the statement will be incomplete and dying declaration will not be relevant. Why? Because now there is doubt as to the accuracy, truthfulness and conformity of facts. Because now there is a doubt as to what? As to the accuracy, truthfulness and conformity of the facts.
बिकॉज नाउ, अब इसमें कोर्ट कह रही है कि नाउ इट इज नॉट क्लियर वेदर द डिक्लेरेंट वॉज इन अ फिट स्टेट ऑफ माइंड और नॉट, and as such dying declaration cannot be treated as sole basis for conviction, and it must be corroborated with other evidences. इस तरीके की डाइंग डिक्लेरेशन को दूसरे एविडेंसेस के साथ मिला के कोराबोरेट करके कोर्ट एक प्रॉपर जजमेंट में पहुंचेगी. फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसा होता है एक्सक्यूज मी, कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति है वो मरने वाला है और वो अपने फ्रेंड को देखता है. मान लीजिए उसके फ्रेंड का नाम ऋषभ है. अब वो देखता है ऋषभ को और मरने से पहले ही बोलता है ऋषभ तुम, और वो मर जाता है. अब यहाँ पे कोई भी रीजनेबल इंसान, कोई भी प्रूडेंट इंसान क्या समझेगा? क्या वो ये समझेगा कि ऋषभ ने ही उसको गोली मारी है? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो इनकम्प्लीट है, ये डाइंग डिक्लेरेशन नहीं हो सकता है. क्योंकि हो सकता है कि वो बोलने वाला हो, जो डिसीज्ड है वो बोलने वाला हो कि ऋषभ तुमने देर कर दी आने में, ये भी हो सकता है. या ये भी हो सकता है कि ऋषभ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया. तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं. तो जहां पे क्लैरिटी नहीं है, जहां पे इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन, वहां पे सिचुएशन ऐसी आती है कि कोर्ट को जो अदर एविडेंसेस हैं उनके साथ कोलैबोरेट करने के बाद ही उस डाइंग डिक्लेरेशन को समझना होगा इन द गिवन सर्कमस्टांसेस ऑफ द फैक्ट्स. अब हम देखते हैं, अब हम चलते हैं और समझते हैं कि इंडियन लॉ में और इंग्लिश लॉ में जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटीज हैं. सो अब हम समझते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें इंग्लिश लॉ में और इंडियन लॉ में क्या डिफरेंस है. सबसे पहले हम जब इंग्लिश लॉ को देखते हैं तो ये क्लैरिटी से बोलता है कि इट इज़ नॉट एडमिसिबल इन सिविल केसेस. यानी इंग्लिश लॉ में डाइंग डिक्लेरेशन का जो कॉन्सेप्ट है सिविल केसेस में एडमिसिबल नहीं है. लेकिन वहीं पे जब हम इंडियन लॉ को देखते हैं तो कहता है कि इट इज़ एडमिसिबल इन बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस. यानी इंडियन लॉ में डाइंग डिक्लेरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस में एडमिसिबल है. सेकेंड पॉइंट पे जब हम देखते हैं तो अंडर इंग्लिश लॉ ये बोलता है कि डाइंग डिक्लेरेशन इज एडमिसिबल. यानी डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल तभी होगा जब इन ओनली इन द इंस्टांसेस ऑफ होमिसाइड, दैट इज मर्डर और मैनस्लॉटर. यानी जब भी मर्डर या मैनस्लॉटर होगा तभी डाइंग डिक्लेरेशन के जो कॉन्सेप्ट को है उसको एडमिसिबल माना जाएगा. और ये एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, इसको आप नोट करके रखिएगा, आर वर्सेस मीड का. वहीं पे जब हम इंडियन लॉ में देखते हैं तो ये कहता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स, यानी केस किस नेचर का है, सिविल है क्रिमिनल है, इससे कोई मतलब नहीं है. जहां पे भी कॉज ऑफ डेथ आ जाएगा, डिसीज का कॉज ऑफ डेथ आ जाएगा, इट कम्स इनटू क्वेश्चन, उसके हिज और हर डाइंग डिक्लेरेशन विल बी रेलेवेंट. यानी केस चाहे सिविल नेचर का हो चाहे क्रिमिनल नेचर का हो, उससे कोई मतलब नहीं है. जब भी कॉज ऑफ डेथ आएगा डिसीज का क्वेश्चन में, वहाँ पे जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो रेलेवेंट होगा. थर्ड पॉइंट पे देखते हैं. थर्ड पॉइंट पे इंग्लिश लॉ के अंडर में कहता है कि इट इज़ नेसेसरी दैट द डिक्लेरेंट शुड हैव बीन अंडर द एक्चुअल एंटिसिपेशन ऑफ डेथ. इंग्लिश लॉ में ये बात कही गई है कि डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिसिबल मानने के लिए जो डिक्लेरेंट है, यानी जिसने डाइंग डिक्लेरेशन दिया है, वो क्या होना चाहिए, ही शुड हैव बीन अंडर एक्चुअल एंटिसिपेशन ऑफ डेथ. यानी उसको अपने मौत की अनुभूति या मौत की फीलिंग या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कि हाँ अब मेरी मृत्यु होने वाली है, वो उसके एक्चुअल एंटिसिपेशन में होना चाहिए डिक्लेरेंट के. लेकिन वहीं पे जब हम इंडियन लॉ में देखते हैं तो यहाँ पे बोलता है कि एंटिसिपेशन ऑफ डेथ, यानी कि मरने की जो उम्मीद कह लीजिए या मरने की जो एक्सपेक्टेंसी है कि हम, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मौत हो सकती है, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है. एंड द स्टेटमेंट विल बी एडमिसिबल इवन इफ इट इज़ नॉट मेड अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ और बिफोर सफरिंग एनी इंजरी. यानी इंडियन लॉ का जो स्कोप है डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिट करने का, वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है. यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि एंटिसिपेशन ऑफ डेथ हुआ हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी. और ये एडमिसिबल उस समय भी होगा जिस समय जब स्टेटमेंट दिया जा रहा था डिक्लेरेंट के द्वारा, उस समय वो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ में नहीं था या उसको कोई इंजरी नहीं पहुंची थी, फिर भी वो एडमिसिबल होगा. अब यहाँ पे बात होती है कि यहाँ पे रीज़न फॉर एडमिसिबिलिटी क्या है. रीज़न फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन इज दैट it is a sense of impending or approaching death which produces in the man's mind some feelings as that of a virtuous man under oath. इंडियन लॉ, इंग्लिश लॉ में रीज़न जो है एडमिसिबिलिटी का, डाइंग डिक्लेरेशन का, वो ये है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है ये एक
जब भी सेंस ऑफ इम्पेंडिंग या अप्रोचिंग डेथ होती है, कि जब जो डिक्लेरेंट है उसको ये लगता है कि अब मेरी मौत होने वाली है, तो वो उसके माइंड में, वो डिक्लेरेंट के माइंड में कुछ ऐसी फीलिंग्स को जन्म देता है, जो कि बिल्कुल सेम होती है वैसी जैसी किसी भी व्यक्ति को अंडर ओथ जब बुलवाया जाता है, वर्चुअस मैन अंडर ओथ जब बुलवाया जाता है, सेम वैसे ही उसके अंदर फीलिंग होती है, और जो भी वो बोलता है, वो ऐसा ही है जैसे वो अंडर ओथ बोल रहा हो। अब इंडियन लॉ में जब देखते हैं तो वो कहते हैं कि रीज़न फॉर एडमिसिबिलिटी क्या है? रीज़न फॉर एडमिसिबिलिटी इज़ नॉट लिमिटेड, ये इट इज़ नॉट लिमिटेड टू द दिस फैक्टर अलोन, बट ऑल्सो बिकॉज़ ऑफ द नेसेसिटी दैट द डिक्लेरेंट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। डिक्लेरेंट को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता बिफोर द कोर्ट टू गिव अकाउंट ऑफ इवेंट्स दैट हैपेंड। इंडियन लॉ में बोला गया है कि जो इंग्लिश लॉ का जो कॉन्सेप्ट है कि जब मौत होती है, उस समय एक सेंस, एक फीलिंग डेवलप होती है, जिस कारण से जो व्यक्ति जो बोल रहा होता है, वो ऐसा बोलता है जैसे वो अंडर ओथ बोल रहा हो। इंडियन लॉ कहता है कि इट इज़ नॉट लिमिटेड टू दिस फैक्टर अलोन, ये सिर्फ़ इसी फैक्टर तक लिमिटेड नहीं है। उसके साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है बिकॉज़ ऑफ नेसेसिटी कि जो डिक्लेरेंट है, जिसने वो स्टेटमेंट बोले हैं, ही कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट। उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है टू गिव द अकाउंट ऑफ इवेंट्स, यानी जो-जो क्रम हुए, जो-जो घटनाएँ घटी, टू गिव द अकाउंट ऑफ इवेंट्स दैट हैपेंड, कि जो-जो क्रम हुए, जो-जो घटनाएँ हुई, उनका एक सीरीज़ में, एक चेन ऑफ इवेंट्स बताए वो। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है डिफरेंसेस बिटवीन बिटवीन इंग्लिश एंड इंडियन लॉ फॉर डाइंग डिक्लेरेशन, बिकॉज़ ये शॉर्ट नोट्स में शॉर्ट नोट्स में इसको पूछा जा सकता है। तो इसको याद रखिएगा, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो इस शॉर्ट वीडियो में आपने और मैंने समझा कि डाइंग डिक्लेरेशन का मीनिंग क्या है, डाइंग डिक्लेरेशन बेसिकली होता क्या है, डाइंग डिक्लेरेशन जो है उसका फॉर्म क्या हो सकता है, डाइंग डिक्लेरेशन के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्लॉज ए में क्या है, साथ ही साथ डाइंग डिक्लेरेशन की जो एविडेंशियरी वैल्यू है वो क्या है, एंड लास्टली डाइंग डिक्लेरेशन का जो डिफरेंस है इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में वो क्या है। सो आई होप इस वीडियो के बाद आपको डाइंग डिक्लेरेशन की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। बेसिकली इस पे शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं जुडिशरी में। बेसिकली ये भी पूछा जा सकता है कि डाइंग डिक्लेरेशन किस सेक्शन में है, बिकॉज अब आपके सामने एक और बड़ा चैलेंज ये है कि पुराना जो बैर एक्ट था 1872 एविडेंस एक्ट और अभी जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में है, उनमें सेक्शंस ऊपर नीचे हैं। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके का पैटर्न भी हो सकता है कि जब प्री के जब MCQ टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें पुराने एक्ट से भी पूछे जाएं और नए एक्ट से भी पूछे जाएं, पुराने एक्ट का भी सेक्शन डाल दिया जाए, नए एक्ट का भी सेक्शन डाल दिया जाए, तो एक कन्फ्यूजन के लिए। तो इस चीज़ से उभरने के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप एक प्रॉपर तरीके से जो सेक्शंस हैं उनको हर दिन थोड़े थोड़े सेक्शंस, मैं नहीं कहता हूँ पूरे बैराक के पूरे सेक्शन को एक बार देखिए, 10 सेक्शन 15 सेक्शन को रोज़ जब आप सुबह में उठते हैं तो एक बार देखिए, उसके टाइटल को पढ़िए, ज़्यादा कंटेंट मत पढ़िए, लेकिन हाँ टाइटल को पढ़ लीजिए ताकि आपके माइंड में एक बात बैठी रहे कि कौन से सेक्शन में क्या पूछा गया है। 26 में पूछा गया है डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में, और स्पेसिफिकली 26 क्लॉज ए में पूछा गया है डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में, ताकि जब MCQ टाइप के क्वेश्चन हों तो आपको वहाँ पे मार्क करने में गलती ना हो, आप गलती वहाँ पे ना कर जाए। और इसके साथ ही इस वीडियो एंड करते हैं, और इसी तरीके से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी एंड ऑल द वेरी बेस्ट।